लिखिए गृह प्रवेश में त्याज्य। हेडिंग लिखिए गृह प्रवेश में त्याज्य। लिखिए गृह प्रवेश में मंगलवार अश्विनी नक्षत्र। गृह प्रवेश में मंगलवार अश्विनी नक्षत्र। शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा तथा शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा स्वतः वर्जित है। स्वतः वर्जित है। मंगलवार को गृह प्रवेश मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र, ये लिखे ना, कोई बोलिए। जी गुरु जी। यात्रा में शनिवार रोहिणी नक्षत्र। यात्रा में शनिवार रोहिणी नक्षत्र। और विवाह में गुरुवार पुष्य नक्षत्र। विवाह में गुरुवार पुष्य नक्षत्र त्याज्य है। बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। गुरुदेव गलती से उठ गया था। ठीक है। विशेष लिख लीजिए, विशेष। विशेष में लिखिए वैसे तो मंगलवार को गृह प्रवेश। वैसे तो मंगलवार को गृह प्रवेश वैसे तो मंगलवार को गृह प्रवेश, शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा। शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा स्वतः वर्जित है। स्वतः वर्जित है। किंतु विवाह में गुरुवार पुष्य नक्षत्र की युति गुरुवार पुष्य नक्षत्र की युति मधु सर्पिर यथा विषम। मधु सर्पिर यथा विषम के कारण निषिद्ध है। एक बार फिर बोलना गुरुजी। मधु सर्वथा मधु सर्पिर यथा, सर्पिर
यथा, सर्पिर यथा, सर्पिर यथा, दोनों में उड़ता हुआ र रहेगा। सर्पिर यथा विषम के कारण निषिद्ध है। गुरुजी, स्वतः वर्जित का अर्थ क्या होता है? हर समय के लिए मना किया गया। सर्वथा वर्जित मतलब, सर्वथा मतलब हर समय, वर्जित मतलब मना किया गया है। सभी, हर जगह के लिए मना किया गया है। जी गुरुजी। हम्म। निषिद्ध, निषिद्ध है, लिख लिए। मधु सर्पिर यथा विषम के कारण निषिद्ध है, हो गया। जी गुरुजी। अन्य कार्यों के लिए गुरु पुष्य श्रेष्ठ योग है। अन्य कार्यों के लिए गुरु पुष्य श्रेष्ठ योग है। पुष्य नक्षत्र वैवाहिक नक्षत्र भी नहीं है। पुष्य नक्षत्र वैवाहिक नक्षत्र भी नहीं है। इस पे एक श्लोक आता है। गृह प्रवेशे यात्रायाम गृह विवाहे च यथाक्रमम् भौमाश्विनी शनौ ब्रह्म गुरौ पुष्यम विवर्जयेत। ठीक है, इसका श्लोक है। गृह प्रवेशे यात्रायाम विवाहे च यथाक्रमम् भौमाश्विनीं शनौ ब्रह्म गुरौ पुष्यम विवर्जयेत। यह श्लोक है। उसका ये अर्थ मैं आप लोगों को लिखाया। हो गया। जी गुरुजी। कौन से योग शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं, लिखना है क्या? जी गुरुजी, इस बार दिखा दीजिए। योग मतलब जो पंचांग में 28 योग दिए रहते हैं ना, आनंद आदि, ठीक है, उन योगों को लिख लीजिए। आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य। देखिए, आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य, ध्वांश, ध्वांश, केतु, केतु, श्रीवत्स, श्रीवत्स, वज्र, मुद्गर, मुद्गर, छत्र, मित्र, छत्र, मित्र, मानस, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब,
पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, कांड, उत्पात, मृत्यु, कांड, उत्पात, मृत्यु, कांड, सिद्ध, शुभ, अमृत, सिद्ध, शुभ, अमृत, मूषल, गद, मातंग, मूषल, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर, रक्ष, चर, सुस्थिर और प्रवर्धमान, और प्रवर्धमान। ये 28 योगों के नाम हैं। ये 28 योगों के नाम हैं। शुभ नाम वाले शुभ फल तथा अशुभ नाम वाले अशुभ फलदायक होते हैं। शुभ नाम वाले शुभ फलदायक तथा अशुभ नाम वाले अशुभ फलदायक होते हैं। इनमें अपने नाम के अनुसार, इनमें अपने नाम के अनुसार 13 अशुभ और 15 शुभ योग होते हैं। 13 अशुभ और 15 शुभ योग होते हैं। तो गुरु जी शुभ शुभ को टिक करवा दो एक बार। जैसे आनंद हो गया, शुभ हो गया, इस तरह से टिक करवा दो गुरु जी एक बार शुभ शुभ को। अच्छा, आनंद शुभ शुभ पे टिक करिए। आनंद, धाता, सौम्य, श्रीवत्स, श्रीवत्स, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, सिद्ध, शुभ, अमृत, सिद्ध, शुभ, अमृत, मातंग, सुस्थिर, प्रवर्धमान, सुस्थिर, प्रवर्धमान।
15 हो गया ना? चौदह है गुरु जी। 14 कहाँ हुआ, 15 हुआ ना। आनंद, जी। धाता, 2 सौम्य, 3 श्रीवत्स, 4 छत्र, मित्र, 5 6 मानस, 7 पद्म, 8 लुम्ब, 9 सिद्ध, 10 शुभ, 11 अमृत, 12 मातंग, 13 सुस्थिर, 14 प्रवर्धमान। 15 हो गए गुरु जी। हाँ ये तो लुम्ब, ये लुम्ब में नहीं दिखवाया था मैंने जी। लुम्ब नहीं ये लिखवाया था। जी, ये विष्णु योग से अलग है क्या गुरु जी? ये सब जो है विष्णु प्रीति आयुष्मान वो योग अलग है, ये योग अलग रहता है क्या? योग 2 प्रकार के होते हैं, एक विष्कुंभ आदि होता है, एक आनंद आदि होता है। अच्छा, ये आनंद आदि है। हाँ, ये आनंद आदि है, विष्कुंभ आदि दूसरा है। जी गुरु। हम्म, आगे चले। जी। कालदंड योग लिख लीजिए, कालदंड योग। पंचांग में रहता है ना कालदंड योग। जी गुरु जी। हाँ, तो उसके बारे में लिख लीजिए। रविवार के दिन अश्विनी, रविवार के दिन अश्विनी, सोमवार के दिन मृगशिरा, रविवार के दिन अश्विनी, सोमवार के दिन मृगशिरा, मंगलवार को आश्लेषा, रविवार को अश्विनी, सोमवार को मृगशिरा, मंगलवार को आश्लेषा, बुधवार को हस्त, बुधवार को हस्त, गुरुवार को अनुराधा, गुरुवार को अनुराधा, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा, शनिवार को शतभिषा, अभिजीत सहित, शनिवार को शतभिषा, अभिजीत सहित, अभी शतभिषा नक्षत्र से, ठीक है, शतभिषा नक्षत्र से, जैसे रविवार को अश्विनी से, सोमवार को मृगशिरा से, ऐसे ही सभी मृगशिरा से क्या करना है, उसके इष्ट दिन तक नक्षत्र की गणना करनी है। इष्ट दिन तक नक्षत्र की गणना कैसे करनी है? इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिनती कर जितनी संख्या हो, इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिनती कर जितनी संख्या हो,
इष्ट दिन अभिजीत तक। संहित के बाद क्या है? अभिजीत संहित के बाद क्या है? इष्ट दिन के नक्षत्र तक, इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिनती कर जितनी संख्या हो। इष्ट दिन के नक्षत्र तक जितनी संख्या हो तदनुसार 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 28 में योग की संख्या होगी। 28 में तदनुसार आनंद आदि योग 28 में योग संख्या होगी। अट्ठाईस में योग संख्या होगी। जैसे जैसे में लिखिए, जैसे लिखिए इष्ट दिन मंगलवार को, इष्ट दिन मंगलवार को पंचांग में मघा नक्षत्र है। इष्ट दिन मंगलवार को पंचांग में मघा नक्षत्र है। अब इसमें जो है आश्लेषा से मघा कितना हुआ? दूसरा ही हो रहा है ना। आश्लेषा से मघा दूसरा नक्षत्र है ना। जी। आश्लेषा से मघा दूसरा नक्षत्र होने से कालदंड योग होगा, जो अशुभ होता है। मघा नक्षत्र है के बाद मघा नक्षत्र, आश्लेषा से मघा दूसरा नक्षत्र होने से कालदंड योग होगा, जो अशुभ है। तो गुरु जी इसमें पहचानेंगे कैसे एक्सरे कितना है? 2 आया था, 3 आया था, तो इसमें तो वैसे कुछ लिखा ही नहीं है। तो धूम्र खराब है ना। इसमें तो नक्षत्रवा में आप खराब लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? जी जी तो आनंद रहता, अगर पहला ही रहता तो आनंद है तब तो शुभ होता। जी कालदंड आया तो अशुभ हो गया। तीसरा फिर धूम्र आएगा तो अशुभ हो जाएगा। धाता आएगा तो भी अशुभ हो जाएगा। सौम्य आएगा तो शुभ हो जाएगा। जी। अच्छा, ऊपर से ध्वांश, लेना है। हाँ तो ऐसे ही देखना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जी जी। चलिए। योगों में वर्जित घटियां लिखिए। योगों में वर्जित घटियां मतलब अगर कोई योग है तो उसमें कितने घटी तक योग खराब है। चौबीस घटी का एक दिन होता है ना। जी। तो 24 घटी में कितने घटी खराब है?
ध्वांश वज्र मुद्गर, ध्वांश वज्र मुद्गर योग में आरंभ की ध्वांश वज्र मुद्गर योग में आरंभ की 5 घटी, आरंभ की 5 घटी, शुरू से 5 घटी तक। पद्मलुम्ब में 4 घटी, पद्मलुम्ब में 4 घटी। गद योग में 7 घटी, गद योग में 7 घटी। धूम्र में 1 घटी, मूसल कांड के आरंभ की 2-2 घटी, मूसल कांड के आरंभ की 2-2 घटी। आवश्यक कार्य में त्याज्य है, जरूरी कार्यों में छोड़ देना चाहिए। आवश्यक कार्य में त्याज्य है। किंतु राक्षस, किंतु राक्षस मृत्यु उत्पात और काल योग में किंतु राक्षस मृत्यु उत्पात और काल योग में सभी समय त्याग करना चाहिए। अब जैसे आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए। बुधवार उत्तर दिशा के लिए दिशाशूल होता है ना, उत्तर दिशा के लिए दिक्सूल होता है बुधवार। जी। लेकिन अगर 3 घटी तक छोड़ करके उसके बाद यात्रा करेंगे तो उतना दोष नहीं लगता है। ठीक है। जी। तो उसी तरह जैसे ये योग हैं, मान लीजिए गद योग में अगर आप 7 घटी छोड़ करके कोई काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, तो वर्जित नहीं है। जी। हाँ, ध्वांश वज्र मुद्गर योग में शुरुआती की 5 घटी छोड़ करके कार्य करेंगे तो वह दोष नहीं लगेगा। ठीक है। जी। हम्म। सबकी पहले 5 घटी मतलब कितना समय हो जाएगा? 5 घटी मतलब 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। 12.5 घंटे। गुरुजी सबकी प्रारंभ की 4 घंटी 5 घंटी है ना सर? हाँ, सबकी प्रारंभ से ही है। जी। गुरुजी शुभ योग में तो कर सकते हैं ना काम? हाँ, ठीक है। 200 के। छोड़ के। हाँ, और ये जो आपने लिखाया है गुरुजी, ये जो है ये अशुभ योग है लुम्ब को छोड़ के। हाँ, लुम्ब को छोड़ के ये लिखा है ना गुरुजी लुम्ब। पद्म लुम्ब, पद्म और लुम्ब में 4 घटी छोड़ करके। जी गुरुजी। हाँ, 4 घटी छोड़ करके उसके बाद
देखिए, दोषों के समूह को नष्ट करने का योग, जैसे कई दोष हैं ना, कई दोष लगे हैं किसी तिथि में, और उसमें अगर रवि योग आ जाए, लिखिए रवि योग, रवि योग, रवि योग में, रवि योग सूर्य के नक्षत्र से इष्ट दिन तक, रवि योग सूर्य के नक्षत्र से इष्ट दिन के रवि योग सूर्य के नक्षत्र से, रवि योग सूर्य के नक्षत्र से इष्ट दिन के चांद्र नक्षत्र, इष्ट दिन के चांद्र नक्षत्र जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं, इष्ट दिन के चांद्र नक्षत्र तक रवि योग सूर्य के नक्षत्र से इष्ट दिन के चांद्र नक्षत्र तक गिनकर यदि चंद्रमा नक्षत्र संख्या, चंद्रमा की नक्षत्र संख्या जो सूर्य का नक्षत्र है वहां से गिनती प्रारंभ करके वर्तमान दिन तक चंद्रमा का नक्षत्र तक नक्षत्र संख्या 4, 6, 9, 10, 13, 20, 4, 6, 9, 10, 13, 20, 4, 6, 9, 10, 13, 20 पढ़े तो रवि योग होता है, पढ़े तो रवि योग होता है। जो दोषों के समूह को नष्ट कर देता है, जो दोषों के समूह को नष्ट कर देता है। उदाहरण में लिखिए, उदाहरण में लिखिए, पंचांग के अनुसार सूर्य, पंचांग के अनुसार सूर्य अश्विनी में, पंचांग के अनुसार देखेंगे तो सूर्य कहाँ है, अश्विनी में, तथा चंद्रमा रोहिणी में होने से, तथा चंद्रमा रोहिणी में होने से 4 संख्या होती है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। चंद्रमा के नक्षत्र तक मान लीजिए क्या कहा गया है, सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हैं और अश्विनी से हम रोहिणी तक गिनती करेंगे तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी चौथा पड़ा, तो यहाँ 4, 6 लिखाया हूँ, 4 संख्या होती है जो रवि योग होता है, जो रवि योग होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा के नक्षत्र की,
इसी प्रकार से चंद्रमा के नक्षत्र की गिनती कर इष्ट दिन में रवि योग का ज्ञान हो जाता है। गुरुजी उदाहरण समझ में नहीं आया, एक और बार समझा दीजिएगा। नक्षत्र आपको याद है? नक्षत्र कितने नक्षत्र होते हैं? नहीं याद है, कुछ कुछ के नाम बस पता है। 27 और 28वां अभिजीत। 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें अभिजीत जो है शतभिषा और रेवती को काट करके बनाया जाता है, 28 नक्षत्र हो जाता है। तो सभी नवग्रहों के नक्षत्र हैं, एक एक नक्षत्र सभी के हैं, तो 7 चौके 28, एक एक जो है एक एक ग्रहों के 3 4 नक्षत्र हैं। तो जो नक्षत्र चंद्रमा का है, वहां मान लीजिए आज जैसे भरणी नक्षत्र हो गया, ठीक, आज सूर्य जो है भरणी नक्षत्र में हैं। भरणी नक्षत्र से अगर हम गिनती करें तो आज का नक्षत्र, वर्तमान दिन का नक्षत्र मान लीजिए रोहिणी है। तो वर्तमान दिन का नक्षत्र जो है भरणी कृतिका रोहिणी, तो भरणी कृतिका रोहिणी 3 पे पहुंचा, तो 3 हो की संख्या आ रही है, तो 3 की संख्या पे रवि योग नहीं होगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र से आज के नक्षत्र की गणना हम करेंगे। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, चूंकि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है तो चौथा पड़ रहा है, तो 4 जब स्थान पे आया तो वहां पे रवि योग हो जाएगा। ठीक है जी। और नक्षत्र हैं जो क्रमानुसार आते हैं। हाँ, क्रमानुसार ही आते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, ठीक है, ऐसे करके रेवती तक 27 नक्षत्र हैं। ठीक। जी गुरुजी। अब हम आगे लिखेंगे कौन सा योग? सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, पंचांग में दिया रहता है सर्वार्थ सिद्धि योग। ये सब योग दिया रहता है गुरुजी। दिया रहता है, लेकिन इसको जानने की आवश्यकता भी तो होनी चाहिए ना। जी, न मन हो तो न लिखाएं। ये ऐसा ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मतलब आप जो लिखा रहे हैं वो सब योग पंचांग में रहता है, लेकिन उस दृष्टि से हम लोग देखे नहीं, सो कह रहे हैं। हाँ, तो उसका उपयोग क्या है आप नहीं जानते थे। रवि वो योग तो आप देखते थे, लेकिन रवि योग का उपयोग क्या है मतलब ही नहीं दिखता था ना। जी तो रवि योग क्या करता है? दोषों के समूह को नष्ट कर देता है। कई प्रकार के जो दोष होते हैं उन समूहों को नष्ट कर देता है। मान लीजिए 10 दोष हैं उस तिथि में, 12 दोष हैं, 15 दोष हैं, लेकिन उन पूरे दोषों को नष्ट कर देता है रवि योग। ठीक। जी। हम्म।
रविवार को हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य और अश्विनी। रविवार के दिन में हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य और अश्विनी ये 7 नक्षत्र, सोमवार को रविवार को हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य और अश्विनी ये 7 नक्षत्र हो गया। सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा ये 5 नक्षत्र। सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा ये 5 नक्षत्र। मंगलवार को अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका और आश्लेषा ये 4 नक्षत्र। मंगलवार को अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका और आश्लेषा ये 4 नक्षत्र। बुधवार को रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका और मृगशिरा ये 5 नक्षत्र। बुधवार को कौन से फिर से बताएं? रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका और मृगशिरा। रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका और मृगशिरा ये 5 नक्षत्र। गुरुवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य ये 5 नक्षत्र। गुरुवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य। रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य ये 5 नक्षत्र। शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण ये 5 नक्षत्र। शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण ये 5 नक्षत्र। शनिवार को श्रवण, रोहिणी
और स्वाति, श्रवण, रोहिणी और स्वाति, श्रवण, रोहिणी और स्वाति, ये नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं। ये नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं। ये नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं। कहीं तक तो जाएगा। लिख चुके यहाँ तक। सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं। जी गुरुजी। यह यात्रा आदि सभी कार्यों शुभ कार्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। ये यात्रा आदि सभी कार्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है। आज यहाँ तक छोड़ते हैं, बाकी का कल आप लोगों को फिर आगे लिखाएंगे।